नमस्कार। ये जो सेशन हम लोग लगातार चला रहे हैं, पढ़ रहे हैं और आप में से बहुत सारे बच्चे इसको देख भी रहे हैं अच्छे से। आप ज़रूर कमेंट करके ये बताया करिए कि सेशन कैसा लग रहा है आपको और अगर सेशंस का लाभ आपको मिल रहा है, तो इसे कंटिन्यू रखा जाए। अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दिया करिए। प्रतिक्रिया एक उत्साहवर्धन करती है और प्रतिक्रिया अच्छी देंगे या इम्प्रूवमेंट के लिए देंगे तो निश्चित तौर पर उसका स्वागत किया जाएगा और हम लोग आगे के लेक्चर्स में मिलते रहेंगे। कांग्रेस के ही पैरेलल में एक अलग पार्टी 1906 में अस्तित्व में आती है जिसका नाम मुस्लिम लीग है और ये मुस्लिम लीग के अस्तित्व में आने का मुख्य कारण ये रहा कि जो नवाब सलीमुल्लाह या कुछ एक मुस्लिम प्रतिनिधित्व के लोग थे वो ऐसा मानने लगे कि कांग्रेस जो है वो हिंदुओं की पार्टी है और इसका प्रचार भी वो करने लगे कि कांग्रेस जो है वो हिंदुओं के पक्ष में कार्य करेगी और वो हिंदुओं के ही ट्रेडिशन को बढ़ाना चाहती है। ऐसी बातें मार्केट में होने लगी। मार्केट क्या, कुछ एक विशेष लोगों में होने लगी और इसका फायदा ब्रिटिश वालों ने लिया क्योंकि ब्रिटिश वालों को सबसे बड़ी अगर कोई दिक्कत थी, कोई सबसे बड़ी परेशानी थी तो वो इस बात से कि हमारा विरोध यदि हिंदू और मुस्लिम या यहाँ के सारे वर्ग के लोग करेंगे तो दिक्कत होगी, इन्हें आपस में ही लड़ाया जाए। बंगाल विभाजन इसी का एक पार्ट था, सफल नहीं होता है तो उन्हें इसी क्रम में एक अगली बात समझ में आती है कि मुस्लिम लीग एक अलग पार्टी की स्थापना करवा दी जाए। तो नवाब सर क्या कहते हैं सलीमुल्लाह जी और निजामुल मुल्क और वकारुल मुल्क, ये तीन लोग थे नवाब सलीमुल्लाह की अध्यक्षता में, या कहा जाए उनके संस्थापक ये माने जाते हैं, और उनके साथ निजामुल मुल्क और वकारुल मुल्क ये दोनों व्यक्ति उनके सहयोगी थे और इन तीनों लोगों ने मिलकर के एक अलग से पार्टी दिसंबर में मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी और ये कहानी 1906 की है। मुस्लिम लीग की स्थापना का अंग्रेजों ने समर्थन क्यों किया, उसके पीछे रीजन यही था, एकता को ब्रेक करना है ताकि हमें सेपरेशन में, इनको इनके दमन में आसानी हो सके, क्योंकि मुस्लिम लीग किसका पक्ष लेने लगेगी, फिर अंग्रेजों का पक्ष लेने लगेगी। अब कहानी यहां से आगे बढ़ती है। जब एक अलग राजनीतिक पार्टी मुस्लिमों को मिल जाती है लेकिन फिर भी भारत के ये सिमट के रह जाती है कुछ एक एलीट क्लास में, कुछ एक अपर क्लास में ना, ये सिमट के रह जाती है क्योंकि अभी भी भारत का समस्त व्यक्तित्व जो है, सभी व्यक्ति जो है वो कांग्रेस में बिलीव करते थे और सबसे बड़ी बात वो हिंदू मुसलमान में कम और वो भारत की आजादी पर फोकस थे। भारत देश उन्हें चाहिए था, उन्हें किसी पार्टी से लेना देना नहीं था और सांप्रदायिकता तो उनके मन में कहीं से भी नहीं थी। अगर ऐसा थोड़ा भी होता तो आपको लगता है क्या कि बंगाल विभाजन जैसा एक बड़ा कदम फेलियर होता कभी? लेकिन चलिए, अब मुस्लिम लीग भले ही बन गई लेकिन मुस्लिम लीग का समर्थन नहीं था। मुस्लिम लीग को मुस्लिम समुदाय के लोग ही वोट नहीं करते थे। मुस्लिम लीग को भारतीय मुसलमान पसंद ही नहीं करता था क्योंकि उनको यह पता था कि ये जो मुस्लिम लीग बनी हुई है एक तरीके से ये आर्ट क्राफ्टेड है, मतलब एक बनाई गई पार्टी है किसके द्वारा, अंग्रेजों को द्वारा बनाई गई है और ये चाहते हैं कि हमें टकराव हो। लेकिन इसके सेशंस भी होने लगे, मुस्लिम लीग के सेशंस भी एनुअली होने लगे। आगा खान जो क्या कहते हैं व्यक्ति हैं वो इसके पहले अध्यक्ष भी रहे। आगा खान जो इनका नाम है, इनका सर सुल्तान मोहम्मद शाह इनका नाम है, आगा खान का, जिन्हें आगा खान हम लोग कहते थे। ये पहले चेयरमैन हुए। ढाका में पार्टी की स्थापना की गई, फर्स्ट सेशन के चेयरमैन बना दिए गए और फिर रेगुलर पार्टी अपने सेशंस करने लगी। लेकिन इसकी प्रासंगिकता बहुत नहीं थी, लोग मानते नहीं थे, पॉपुलर नहीं हो रही थी, लोग समर्थन नहीं दे रहे थे। लेकिन यदि मान्यता नहीं दी जा रही है पार्टी को तो वो पार्टी सिमट करके रह जाएगी और वह लक्ष्य नहीं पूरे हो पाएंगे अंग्रेजों के जो वो चाहते थे, मतलब सांप्रदायिकता भारत में नहीं फैल पाएगी। तो किसी तरीके से उसे प्रपोज करके, उसे कुछ एज दे करके, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दे करके आगे लाना था। और ये 1909 की कहानी है जब मार्ले मिंटो सुधार भारत में आता है। मार्ले मिंटो सुधार 1909, जिसमें दो व्यक्तियों का वर्णन है, एक तो मार्ले और मिंटो। ऐसे ही आपने सुना होगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। तो आप ये जानते हैं कि जो पहला व्यक्ति है वो सचिव होता है उस समय का और जो दूसरा व्यक्ति होता है वो यहाँ का गवर्नर होता है।
यहाँ का गवर्नर जनरल होता है, या वायसराय आप कह सकते हैं, उसके बाद वो आता था, तो वायसराय होता था। तो जैसे इसीलिए कहा जाता है मिंटो के समय में सांप्रदायिकता के ये सुधार आ रहे हैं, तो इसलिए मिंटो को ही सांप्रदायिकता का भी जनक कहा जाता है। तो मार्ले मिंटो सुधार में, वैसे तो मार्ले मिंटो सुधार इतना छोटा नहीं था, उसमें कई सारे प्रोविजंस थे। मैं एक एक प्रोविजंस आपसे डिस्कस कर रहा हूं, आप उन्हें समझ सकते हैं कि जो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया था, जिसमें एक बात ये निश्चित किया गया कि जो इंडियंस होंगे, जो भारतीय होंगे, अभी तक भारतीयों को काउंसिल में इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का अनुमति नहीं हुआ करता था, लेकिन इस सुधार ने इस बात को अलाउ कर दिया कि कोई भी इंडियन जो है वो काउंसिल, क्या कहते हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। दूसरी बात जो मार्ले मिंटो सुधार की थी वो ये थी कि इन्होंने मुस्लिमों के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब है कि जातिगत आधार पर सीटों के बंटवारे या सीटों पर निर्वाचन की व्यवस्था। ये एक बहुत ही खराब व्यवस्था थी, कहा जाए भारतीय परिप्रेक्ष्य में। क्यों ऐसा था? क्योंकि अगर ऐसा स्वीकार हो जा रहा है तुरंत कि कुछ सीटें ऐसी होंगी जिस पर केवल एक विशेष वर्ग के लोग खड़े होंगे, और यहां तक ही नहीं, उन पर वोट देने वाले भी वही विशेष वर्ग के लोग होंगे, तो किसी भी चीज पर अगर लगातार इस तरह की कहानी बनती रहेगी तो एक समय तो आएगा जब लोग उसका पक्ष लेने लगेंगे, और कहीं ना कहीं इससे जातिवाद को बढ़ावा मिलता। तो कांग्रेस ने इसे स्वीकार नहीं किया। अभी कुछ और बातें हैं, डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तीसरी बात जो मार्ले मिंटो सुधार में कही गई, ये कहा गया कि जो काउंसिल में, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल और जो प्रोविंशियल काउंसिल हुआ करती थी, उसमें जो लोग होंगे उनकी संख्या बढ़ा दी गई। उनकी संख्या क्यों बढ़ाई? क्योंकि भारतीयों को भी शामिल करना था और मुस्लिम लीग को अलग से उन्हें रिजर्वेशन देना था। कुल जो सीटें 69 काउंसिल में हुआ करती थी, जिसमें से 32 तो जो होते थे ऑफिशियल्स हुआ करते थे। ऑफिशियल्स का मतलब है कि वो लोग ब्रिटिश सरकार से संबंधित हुआ करते थे और वो वहीं पर उन्हीं के द्वारा अपॉइंट होते थे। अब ये अगर 37 हटा दिए जाए तो 32 लोग सीटें बचती हैं जिन पर इलेक्शन होना था। उन 32 सीटों में से भी 5 सीटों को नॉमिनेशन के माध्यम से, मतलब कि नॉमिनेट कर दिया जाता था, मतलब इनका इलेक्शन नहीं होता था, मनोनयन किया जाता था। 5 के बाद जो 27 सीटें बचती हैं, मतलब 32 में से 5 चला जाएगा तो 27 जो सीटें बचेंगी, 27 सीटों को इस क्रम से चुना जाना था। 13 सीटों पर जनरल इलेक्शन होने थे, मतलब कोई भी इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है, जीतेगा तो जाएगा। 8 सीटें ऐसी थी जो मुस्लिमों के लिए रिजर्व कर दी गई, मतलब इन पर वोट देने वाले भी मुस्लिम ही होंगे और इन सीटों पर मुस्लिम कम्युनिटी ही काउंसिल में बैठेगी। उसके बाद जो 4 सीटें थी वो ब्रिटिश के क्या कहते हैं, कैपिटलिस्ट थी, पूंजीवादी लोगों के लिए थी, वो आरक्षित थी, उन्हीं का चयन उसमें से होता था। और 2 सीटें ऐसी थी जो जमींदारों के लिए थी भारत में। तो इस तरीके से 69 सीटों को 37 और 32, मतलब 37 और 32 के रेशियो में बांटा गया। 37 ऑफिशियल्स हो गए, 32 नॉन ऑफिशियल्स हुए, इलेक्टेड होंगे। 5 को नॉमिनेट कर दिया जाएगा, 13 के लिए जनरल इलेक्शन होंगे, 8 के लिए मुस्लिम कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन होगा, 4 ब्रिटिश कैपिटलिस्ट के लिए होंगे और 2 लैंडलॉर्ड के लिए होंगे। इस तरीके से काउंसिल बनाएगी। मतलब एक और प्रावधान लाया गया कि इनलार्जमेंट किया गया, मतलब काउंसिल को बढ़ाया गया। मुस्लिमों को अलग से रिजर्वेशन दिया गया जातिगत आधार पर। एक तरीके से जातिगत आधार का मतलब यहां पे है कि इन सीटों पर वोट भी मुस्लिम ही करेंगे और इलेक्ट भी कौन होंगे? मुस्लिम ही होंगे। उसके पश्चात एक और चीज इसमें दी गई भारतीय काउंसिल को। अभी तक उन्हें अधिकार नहीं था कोई भी रेजोल्यूशन लाने के लिए। कोई भी मान लीजिए बिल ले आना है, प्रस्ताव ले आना है, तो वो नहीं कर सकते थे। अब इनको अधिकार मिल गया कि इंडियन कैन ऑल्सो पास रेजोल्यूशन। लेकिन वो रेजोल्यूशन पास होगा फाइनली कि नहीं होगा, इस बात पे कोई निर्णय नहीं था, क्योंकि अगर आपका बहुमत होगा तो पास होगा और बहुमत नहीं होगा तो नहीं पास होगा। आप सबको पता है कि ऑलरेडी जो मेजोरिटी थी वो किसके पास थी? ब्रिटेन वालों के पास हुआ करती थी। उसके साथ ही साथ मार्ले मिंटो सुधार में एक बात और कही गई कि जो गवर्नर जनरल की काउंसिल होगी, उस गवर्नर जनरल की काउंसिल में अभी तक सारे के सारे लोग ब्रिटेन के हुआ करते थे, लेकिन अब उसमें एक भारतीय भी शामिल हो सकता है। और वो पहले भारतीय सत्येंद्र सिंह जी थे जो 1909 में गवर्नर की काउंसिल में शामिल हुए थे। तो इस तरीके से मार्ले मिंटो सुधार एक वृहत है, एक वृहत वर्णन है। आप एक आध 2 पॉइंट और भी होंगे, आप देख लीजिएगा। तो इतनी सारी बातें मार्ले मिंटो सुधार में थी, लेकिन मेरा बेसिक फोकस जो है वो सांप्रदायिक आधार पर सीटों पे बंटवारे को लेकर के है। सांप्रदायिक आधार पर सीटों का बंटवारा जब प्रायोजित किया जाता है तो कांग्रेस को यह बात पूरी तरीके से समझ में आती है कि ये पूरी तरीके से भारत में क्या हो रहा है,
कि कांग्रेस जो है वो हिंदुओं की पार्टी के रूप में घोषित हो जाएगी और जो मुस्लिम लीग होगी वो मुस्लिमों की पार्टी के रूप में घोषित हो जाएगी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार उनका मदद कर रही है मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन में, कहीं ना कहीं आगे चल के देश के लिए अच्छा नहीं है। तो कांग्रेस मुस्लिम लीग के लिए इस प्रस्ताव को पार्लियामेंट्री सुधार के अंतर्गत स्वीकार नहीं करती है। मुस्लिम लीग बड़ी नाराज हो जाती है इस बात से कि हमारे लिए एक प्रस्ताव आया, आपने पार्लियामेंट्री सुधार के इस प्रस्ताव को माना ही नहीं। ठीक किया जो होना था, क्योंकि अगर तुरंत कर लिया जाता, हालांकि बाद में गलतियां होती हैं और एक्सेप्टेंस होती है, उसके पीछे भी स्थिति है। चलिए 1906 की ये कहानी खत्म होती है, 1909 की पार्लियामेंट्री सुधार की कहानी खत्म होती है। अब बात आती है कि 1906 के बाद मैं फिर से आपको लेके चल रहा हूं कि 1914 में तिलक की वापसी हो चुकी है। आपको पिछले वीडियोस में मैंने बताया था। तिलक जब वापस आएंगे तो तिलक वापस आते ही कांग्रेस में सम्मिलित होना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें एक आइडिया आएगा उनके मन में। क्या आइडिया आएगा कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध चालू हो चुका है, और प्रथम विश्व युद्ध चालू हो चुका है इसका मतलब यह एक अवसर है जब ब्रिटेन किस में लगा हुआ है, युद्ध में लगा हुआ है, और अगर हम लोग फोर्सिबली इस बार कोशिश करके विरोध करें उनको, तो हो सकता है उन्हें हमें भारत को आजाद करना पड़ जाए। जबकि गांधी जी का विचार ऐसा नहीं था, उसके पीछे कुछ लॉजिक्स थे। गांधी जी जो कि ऑलरेडी अफ्रीका से होकर के आए थे और अफ्रीका में उन्होंने जर्मनी के शासन को देखा था, और उनका यह मानना था कि अगर मान लीजिए ब्रिटिश इस शासन में इस युद्ध में हार जाता है तो जर्मनी जीतेगा, जर्मनी के हम उपनिवेश हो जाएंगे, क्योंकि जहां जहां ब्रिटेन का उपनिवेश था उसको जर्मनी टेक ओवर कर लेगा, और फिर जर्मनी हम पे फिर से जीरो से शासन करना चालू करेगा। जो हम कांग्रेस बनाए हैं, इतने दिन की लड़ाइयां चली हैं, वो सब व्यर्थ हो जाएंगे। गांधी जी को यह अवसर नहीं लगा, बाकी तिलक जी को यह अवसर लगा कि इस समय हम लोग विरोध करें तो बेहतर होगा। तिलक जी ने किसी प्रकार से एनी बेसेंट के सिफारिश पर अपनी नीतियों में थोड़ी सी सहूलियत लाते हुए वो कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। और अब बात आएगी 1916 के लखनऊ अधिवेशन की। 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन होगा, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार, AC मजूमदार, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि लखनऊ अधिवेशन कब हुआ। 1916 में अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। इनकी अध्यक्षता में जब यह सेशन हुआ 1916 का, तो इसमें दो बड़ी बातें हुई। बात नंबर एक कि जो 1907 में सूरत स्प्लिट हुई थी, कांग्रेस दो भागों में बटी थी, वो 1916 में पुनः एक हो गई, जिसे आप बोलते हैं कि नरम दल और गरम दल पुनः एक हो गया। दूसरी बड़ी बात, जो 1909 में पार्लियामेंट्री सुधार के अंतर्गत सांप्रदायिक आधार पर सीटों का बंटवारा था, उसे स्वीकार कर लिया गया। अब आपके मन में यह आ रहा होगा कि इसकी स्वीकृति आज क्यों हुई जब 1909 में नहीं हुई। तो उसके पीछे छोटा सा रीजन ये था कि लोगों को लगता था कि हम लोग हिंदू मुस्लिम यूनिटी दिखाएं, मतलब कांग्रेस को लगता था कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी दिखा करके अगर हम मांग करेंगे ब्रिटेन से तो ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। तो हिंदू मुस्लिम एकता को सुनिश्चित करने के लिए यह प्रयास किया गया। हालांकि अच्छा खराब जो भी हुआ, परिणाम तो आगे चल करके बुरे ही हुए, क्योंकि यहां से एक रास्ता खोल दिया गया। जब जब कभी भी अभी तक मान्यता कांग्रेस ने नहीं दे रखी थी, तो भारत में भी मुस्लिम लीग की बहुत मान्यता नहीं थी। लेकिन चूंकि 1916 में कांग्रेस ने उसके प्रतिनिधित्व को स्वीकार कर लिया, उसके इस मैटर को स्वीकार कर लिया, तो मान्यता जो कांग्रेस ने दे दी, इसकी वजह से बहुत मजबूत एक आधार बन गया मुस्लिम लीग के भविष्य का। और मुस्लिम लीग इसी का फायदा हर बार उठाएगी, क्योंकि जब जब हमें नेगोशिएट करना होगा और हम तब तब उनसे बोलेंगे कि भाई आप हमारे साथ स्वराज मांगिए, हमारे साथ चलिए, आंदोलन करेंगे, और तब तक उन्हें उनकी अलग मांग होगी और वो कहेंगे कि सीटें बढ़ाइए, सीटें बढ़ाएंगे तो हम आपका समर्थन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। नेगोशिएशन का मौका दे दिया हमने, और इस नेगोशिएशन से आगे की पॉलिटिक्स चेंज हो जाएगी। जो मुस्लिम लीग नगण्य अवस्था में थी उसको एक मान्यता मिल जाएगी, और धीरे धीरे आप सारे लोग इस बात से परिचित हैं कि अंततः मुस्लिम लीग के प्रयत्नों से ही आगे चल करके ब्रिटिश भारत दो भागों में डिवाइड होगा, भारत पाकिस्तान। जो जिनका बहुत चर्चा आता है मोहम्मद अली जिन्ना का, वो इनिशियली मुस्लिम लीग में नहीं थे, वो मुस्लिम लीग में 1913 में जुड़े थे, और धीरे धीरे उन्होंने मुस्लिम लीग को कट्टरपंथ की ओर उन्होंने लिया। वो राजनीतिक लाभ के लिए लिया या किसी कारण से, लेकिन भारत के लिए
ऐसी घटनाएं उचित नहीं थी तब पर भी, और फिर उसका परिणाम आज हम लोग जानते ही हैं। तो चलिए, आपको फैक्ट जितने भी चीजें बताई गई आप उसको नोट कर सकते हैं, उन्हें आप देख सकते हैं, वो एग्जाम में एकदम सेम टू सेम पूछी जाती है। आपको ये कहानी वाला सेशन कैसे चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही, आपको ये ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है, आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। और एक बात का ख्याल रखिए कि अभी ऐतिहासिक जितनी भी पृष्ठभूमि थी हम लोगों ने लगभग चर्चा कर ली है। मुस्लिम लीग फॉर्मेशन हमने देख लिया, मुस्लिम लीग फॉर्मेशन के बाद हमने उधर सूरत स्प्लिट पढ़ लिया, लखनऊ सेशन पढ़ लिया, ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर ली 1909 के बारे में। अब यहां से हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, एक दो कहानियां भी और लिंक होंगी, जुड़ेंगी, किस प्रकार से संविधान की मांग बढ़ती चली गई और संविधान की मांग बढ़ने के पीछे क्या क्या और कारण थे, और कैसे धीरे धीरे ब्रिटिश को इस बात पे राजी होना पड़ा कि उन्हें भारत का संविधान भारतीयों को देना होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वाले वीडियो में इसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए। तब तक आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। ये देखिए, ये रेफरेंस है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कहानी समझ में आ रही होगी, आप किताबों को पढ़िएगा जरूर। थैंक यू वेरी मच, और घर से बाहर मत निकलिएगा, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई पे मन लगा के रखिए। थैंक यू वेरी मच, विल सी यू अगेन।